नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कोरिया का विभाजन किस तरह से हुआ और किस तरह से कोरिया का विभाजन होकर दो नए देश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का गठन हुआ। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी विस्तार से जानेंगे। यह देखिए, यह है एशिया का मानचित्र। यहाँ पे देखेंगे तो यह है अपना प्यारा भारत, यहाँ यह है चीन, और यह चीन का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, मंचूरिया प्रांत कहलाता है। और इस मंचूरिया प्रांत के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। पहले पूरा एक कोरियाई गणराज्य हुआ करता था। तो किस तरह से ये टूटकर दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ इसको और विस्तार से देखेंगे तो यह है कोरिया का, यह है चाइना का मंचूरिया प्रांत, और इसके नीचे देखेंगे तो यह है उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया, जो कभी एक पूरा कोरियाई गणराज्य हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यह है जापान। ठीक है, ये जापान मुक्त 4 आइलैंड पे स्थित देश है। आपसे अक्सर पूछा जाता है। जापान का सबसे ऊपरी आइलैंड होक्काइडो, उसके नीचे ये होन्शु, उसके नीचे शिकोकू और ये क्यूशु। जापान का जो हिरोशिमा शहर है ये उसी होन्शु द्वीप पे स्थित है, और जापान का ये नागासाकी शहर इस क्यूशु द्वीप पे स्थित है। ठीक है, मुख्यतः जापान जो है इन्हीं 4 द्वीपों पे स्थित है। हालांकि जापान के और भी छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पे स्थित है। ठीक है, आइए अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोरिया का इतिहास। तो देखिए, 19वीं शताब्दी से पहले कोरिया का एक राजा हुआ करता था, लेकिन वो राजा जो है वो चीन के अधीन ही शासन करता था। यानी कोरिया का एक अपना राजा तो होगा, लेकिन जो सुप्रीम राजा होंगे वो होंगे चीन के। ठीक है, इसके बाद जो है प्रथम चीन जापान युद्ध जो होता है, यहाँ पे जापान और ये चाइना, इनके बीच एक युद्ध होता है जिसे प्रथम चीन जापान युद्ध या प्रथम साइनो जापान वॉर भी कहा जाता है। यह 1894 से 95 के दौरान हुआ था। इस युद्ध के लिए पूरी डिटेल से मैंने एक लेक्चर अपना डाला हुआ है। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद जो है जापान जो है ये कोरिया को जीत लेता है और कोरिया को चीन के अधीन से मुक्त करा देता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब इस कोरिया में रूस यहाँ देखेंगे तो इसके ऊपरी क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र है उसके ऊपर में रूसी पड़ता है। तो रूस का जब प्रभाव कोरिया पे बढ़ने लगा तो रूस जापान युद्ध भी होता है। जापान और रूस के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें 1904 से 5 के दौरान, जिसमें जापान जो है कोरिया को जीत लेता है फिर से एक बार और रूस को हरा देता है। इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर कवर किया हुआ है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 1910 में जो है जापान कोरिया पे एक जबरन संधि कराता है और उस संधि के तहत जो है जापान पूरे कोरियाई प्रायद्वीप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, अब ये 1910 से लेकर के 1945 तक कोरिया जो है वो जापान के अधीन ही रहता है। 1945 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, जिसके बाद यह कोरिया स्वतंत्र हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कोरिया के विभाजन का क्या कारण था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी से हारने के बाद जो है, जर्मनी को हराने के बाद रूस जापान की ओर बढ़ता है। देखेंगे तो ये इधर इस साइड में जर्मनी पड़ता है यूरोप की तरफ। तो रूस क्या करता है कि रूस जो है 1945 के मई महीने में रूस जो है जर्मनी को हरा चुका होता है। उसके बाद में जो है प्रथम रूस जापान जो 1904 से 5 के दौरान हुआ था, जिसमें रूस हारा था जापान से, उसका बदला लेने के लिए रूस जो है अब जापान की ओर बढ़ता है, अपने सैनिकों को जापान की ओर भेजता है। ठीक है, उसके बाद जो रूस के जो सैनिक हैं वो इस मंचूरिया प्रांत को जीतते हुए कोरिया के उत्तरी भाग में प्रवेश करते हैं। इधर अमेरिका भी जो है जापान पे परमाणु बम गिराकर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पे परमाणु बम गिराकर अमेरिका जो है जापान को आत्मसमर्पण करवा देता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हिरोशिमा यहाँ पे होन्शु द्वीप पे स्थित है और नागासाकी यहाँ क्यूशु द्वीप पे स्थित है। ठीक है, तो इस पर बम गिराता है अमेरिका और जापान इसके बाद आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब अमेरिकी सैनिक जो है यहाँ उत्तर कोरिया में अपना डेरा डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जापान जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद जो है रूस और अमेरिका दोनों मिलकर एक संधि करते हैं, जिसके तहत जो है रूस और अमेरिका के बीच ये संधि होती है कि कोरिया के उत्तरी भाग की तरफ से रूसी सैनिक आ रहे थे और यहाँ दक्षिण की तरफ जो है ये अमेरिकी सैनिक थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक संधि होती है कि दोनों की सीमा, दोनों जो है एक ये 38 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा के पास दोनों की सेनाएं जो है रुकेंगी। ये दोनों के बीच विभाजन होगा और तब तक यहाँ पे इस कोरियाई देश में दोनों की सेना तब तक रहेंगी जब तक एक स्वतंत्र राज्य का गठन नहीं हो जाता। ठीक है, दोनों देशों की सेनाएं रुक गई। इस 38 डिग्री अक्षांश से उत्तर में रूस की सेना रुकी और इस 38 अक्षांश से नीचे दक्षिण में यहाँ पे अमेरिका की फौज रुकी हुई थी। ठीक है, इन दोनों ने अपना इस दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा ताकि इसको स्वतंत्र रूप से एक देश का गठन किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जो है कोरिया के प्रति यूनाइटेड नेशन की सोच देखते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो जाती है और यूनाइटेड नेशन जो है वो कोरिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन पूरे कोरिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जबकि
अब यहाँ पे कोरिया का मुख्यतः दो भागों में विभाजन हो चुका था। ऊपर में रशियन आर्मी रुकी हुई थी और नीचे में अमेरिकन आर्मी रुकी हुई थी, ठीक है। और इन दोनों की सोच, इन दोनों की विचारधारा भी अलग अलग थी। रूस जो देश है वो एक कम्युनिस्ट देश है, ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट देश है। तो दोनों जो है यहाँ पे दोनों जो है इस कोरियाई गणराज्य में जो है अपने अपने समर्थन की एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित करना चाहता था और एक लोकतांत्रिक रूप से सरकार स्थापित करना चाहता, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की तो सोच थी कि सिर्फ एक ही कोरिया देश का गठन किया जा सके, लेकिन यहाँ पे अब मामला कुछ अलग हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग विचारधाराओं के देश जो थे यहाँ पे ठहरे हुए थे। दोनों देशों की सेनाएं यहाँ पे ठहरी हुई थी। इसके बाद जो है अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन की मदद से यहाँ पे कोरिया में एक चुनाव करवाने की घोषणा करता है ताकि कोरिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो सके, ठीक है। लेकिन रूस और जो कुछ रूस के समर्थित जो कोरिया के नेता थे, खास करके उत्तरी भाग की तरफ, वो दरअसल इस बात से खुश नहीं होते हैं और वो इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, ठीक है। तो 10 मई 1948 को दक्षिणी तरफ चुनाव होता है, यानी कोरिया के दक्षिणी हिस्से में चुनाव होता है। उत्तरी क्षेत्र के जितने भी नेता हैं वो रूस के दबाव में आकर के इस चुनाव का बहिष्कार भी करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ उत्तरी तरफ के जो नेता थे उनकी सोच भी कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, तो वो जानबूझकर भी कुछ बहिष्कार करते हैं इस चुनाव का, ठीक है। तो कुल दे करके इस दक्षिणी क्षेत्र में ही चुनाव हो पाता है। 20 जुलाई 1948 को जो है दक्षिण कोरिया में सिंगमान री, जो महाशय देख रहे हैं इनका नाम सिंगमान री है, यही दक्षिण कोरिया के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। 15 अगस्त 1948 को जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना होती है, ठीक है। जो मुख्यतः कौन सा होता है, ये कोरिया का दक्षिणी भाग होता है, यानी उत्तर कोरिया इससे पूर्णतः बहिष्कार करता है, कोरिया का उत्तरी क्षेत्र जो है, ठीक है। तो इसके बाद से अब दक्षिण में एक सरकार की गठन हो जाती है और इसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम दिया जाता है। इसके प्रथम राष्ट्रपति हो गए सिंगमान री, ठीक है। इसके बाद 25 अगस्त 1948 को जो है सोवियत संघ यानी रूस की मदद से उत्तर कोरिया में भी उत्तरी तरफ जो है चुनाव होते हैं और इसमें किम इल संग के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन होता है। अब ये किम इल संग साहब है, इनको अगर आप लोग नहीं पहचानते तो इनको तो जरूर पहचानते होंगे। ये किम इल संग जो है इन्हीं के दादाजी हैं, किम इल संग, ठीक है। आज भी जो है रूस और उत्तर कोरिया के संबंध बहुत अच्छे हैं और रूस और उत्तर कोरिया और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो ये उन्हीं दोनों को देन है। तो आज भी जो है ये उत्तर कोरिया में इनके वंशों का शासन चलता है और दक्षिणी तरफ जो है वो लोकतांत्रिक रूप से सरकार का गठन होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ देखेंगे तो कोरिया का विभाजन जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रूप में हो जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में अलग अलग सरकारों का गठन हो जाता है। दोनों एक दूसरे की सरकार को मान्यता नहीं देते, हालांकि सरकारों का गठन दोनों जगहों पे होता है, ठीक है। अभी उत्तर कोरिया में सोवियत समर्थित किम इल संग के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है, जबकि दक्षिण कोरिया में यूनाइटेड नेशन और अमेरिका के समर्थन से सिंगमान री के नेतृत्व में एक सरकार का गठन होता है, ठीक है। सिंगमान री दक्षिण कोरिया के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ये एक जीके का प्रश्न भी है। इस तरह से जो है दुनिया के नक्शे पे दो नए स्वतंत्र राष्ट्र उभरते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं, जिस कारण आगे चल के ये युद्ध में बदल जाता है, जिसके बारे में हम लोग कभी और किसी और लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है 1948 में सोवियत संघ जो है चुनाव करा के अपनी सेना लेकर उत्तर कोरिया से लौट जाता है और 1949 में भी अमेरिका भी दक्षिण कोरिया से अपनी सेना हटा लेता है। इस तरह से दुनिया के नक्शे पे दो नए गणराज्य उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का गठन होता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।